Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this RBWM decoder series. So दोस्तों RBWM decoder series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। अब ये रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है भाई? तो रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग पहले एक कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आफ्टर दैट उस कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू के जो कंसर्न्ड टॉपिक है उसको रिट्रेस करने की कोशिश की जाती है भी, सो दैट हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर भी हमारी कमांड एस्टेब्लिश हो जाए और साथ ही साथ में उस टॉपिक से जो कंसर्न्ड एमसीक्यू एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं उनको भी हम लोग इसी सेशन में प्रैक्टिस कर लें। सो दिस सीरीज कैन बी अ वेरी यूजफुल सीरीज फॉर योर जीआईबी प्रिपरेशन भी। अब आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं होम लोन्स के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो गाइस अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। अब देखिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होम लोन्स के बारे में। अब होम लोन्स एक ऐसा टॉपिक है जहां से लगभग हर साइकिल के अंदर हम लोगों को जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। जैसे नवंबर 2025 के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना से हम लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिला, इसके मैक्सिमम कारपेट एरिया के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। तो गैस जो भी टॉपिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं उन टॉपिक से कहीं ना कहीं लास्ट साइकिल्स में क्वेश्चन जरूर फ्रेम किए गए हैं। सो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर सीरीज, सो दैट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जा सकें। अब आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद अ केस स्टडी भी। सो मिस्टर कुणाल ऑलरेडी ओन्स अ हाउस इन अ टाउन वेयर ही रिसाइड विद हिज फैमिली। अपनी फैमिली के साथ वो वहां रह रहे हैं। ही नाउ प्लान्स टू बाय अनदर हाउस इन अ नियर बाय टाउन फॉर द सेल्फ ऑक्यूपेशन। नियर बाय टाउन में सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए वो एक और घर लेना चाह रहे हैं। सेपरेटली मिस्टर कुणाल्स फ्रेंड हु इज मिस्टर समीर हैज बीन पोस्टेड आउटसाइड हिज हेडक्वार्टर। उनकी जो पोस्टिंग है उनके हेडक्वार्टर के बाहर हो गई है, या और उनको अकोमोडेशन भी उनके एम्प्लॉयर के द्वारा दे दी गई है। इसीलिए मिस्टर समीर वांट्स टू परचेज अ हाउस इन हिज होम टाउन एंड लेट इट आउट ऑन अ रेंट। In another situation, a person is currently living in an old house as a tenant. एक पुराने घर में जो है वो एक टेनेंट, किराएदार की तरह एक इंडिविजुअल रह रहे हैं, एंड नाउ ही वांट टू परचेज द सेम ओल्ड हाउस जहां पे वो टेनेंट की तरह रह रहे हैं। Also, the bank receives a proposal from a NGO for the construction meant for improving the condition in the slum area, where the credit is to be extended to the slum dwellers with government guarantee or indirectly through the NGO या फिर कंपनी। सो यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल सिनेरियोज की फॉर्म में केस स्टडी जो है वो दी गई है। अब इस केस स्टडी के बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करना है। सो एज पर द गिवन केस एंड द रेगुलेटरी गाइडेंस ऑन द हाउसिंग फाइनेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ बैंक फाइनेंस। योर ऑप्शंस आर bank finance can be granted only for the purchase or construction of the first dwelling unit and not for the second house or rental house. Option B क्या बोल रहा है? Bank finance cannot be granted for buying an old house from which the borrower is presently a tenant. नेक्स्ट इज ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? बैंक फाइनेंस कैन बी ग्रांटेड ओनली टू द इंडिविजुअल एंड नॉट टू एनी बॉडीज सच एज एनजीओ या फिर कंपनीज फॉर द स्लम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? बैंक फाइनेंस में बी ग्रांटेड फॉर बाइंग और कंस्ट्रक्टिंग अ सेकेंड हाउस फॉर सेल्फ कंस्ट्रक्शन, purchasing a house to let it out on a rental basis due to his posting or accommodation by the employer, buying an old house where the borrower is a tenant and for the slum improvement construction through the government guarantee या फिर NGO या फिर कंपनीज भी। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ये फ्रेम किया गया है रिगार्डिंग द रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑन द हाउसिंग फाइनेंस। तो किस पर्पज के लिए जो है वो फाइनेंसिस ग्रांट किए जा सकते हैं एक बैंक के द्वारा, उसके रिगार्डिंग कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। अब उसी से यहाँ पे जो है क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सो एज पर द रेगुलेटरी गाइडलाइंस, जो फाइनेंसिस हैं दोज कैन बी ग्रांटेड फॉर बाइंग और कंस्ट्रक्टिंग अ सेकेंड हाउस फॉर द सेल्फ कंस्ट्रक्शन, परचेजिंग अ हाउस टू लेट इट आउट ऑन अ रेंटल बेसिस बिकॉज ऑफ पोस्टिंग या फिर उसकी पोस्टिंग जो है हेडक्वार्टर से बाहर हो गई, या फिर उसको उसके एम्प्लॉयर ने जो है वो अकोमोडेशन दे दी है। इसके अलावा एक इंडिविजुअल अगर किसी घर में किराएदार की तरह रह रहा है और उसी घर को वो खरीदना चाह रहा है, उसके लिए भी बैंक फाइनेंस जो दिए जा सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस, अगर स्लम एरिया में इंप्रूवमेंट की जानी है तो वहाँ पे गवर्नमेंट या फिर एनजीओ या फिर किसी और कंपनी की गारंटी के बेसिस के ऊपर फाइनेंसिस कैन बी ग्रांटेड टू द स्लम ड्वेलर्स भी, अगर हम लोगों ने वहाँ पे स्लम एरिया की कंडीशंस को इंप्रूव करना है। तो इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। अब हम लोग जो है वो इस पर्टिकुलर ये जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द हाउसिंग फाइनेंस, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में इस पर्टिकुलर टॉपिक के जो पेरिफेरल टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस कर
लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होम लोन्स के बारे में। अब देखिए भाई, होम लोन्स जो है हम लोग जानते हैं कि जो लोन्स हैं दीज आर दी पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, इनके थ्रू एक अच्छी खासी इनकम जो है बैंक को अर्न होती है अभी। तो होम लोन्स को देखते हुए बैंक्स ने क्या डिसाइड किया हुआ है कि भी इंडिया के अंदर जो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है बैंकिंग का, उसको देखते हुए किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है। रिस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट? रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ हाउसेज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, कि भाई एक इंडिविजुअल के द्वारा कितने नंबर ऑफ हाउसेज ओन किए जाते हैं, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस हाँ, रिक्वायरमेंट क्या है कि कमर्शियल पर्पज के लिए जो होम लोन है वो नहीं दिया जाएगा। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब भी होम लोन ग्रांट किया जाएगा तो जिस भी प्रॉपर्टी के लिए जो होम लोन लिया जा रहा है उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन की जाएगी बाय द अप्रूव्ड वैल्यूअर। आफ्टर दैट ऑथेंटिकेशन ऑफ द टाइटल ऑफ द बोरोअर टू द प्रॉपर्टी ऑफर्ड एज अ सिक्योरिटी। अब जब भी लोन दिया जाएगा तो बैंक कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जो कस्टमर से लेगा, बोरोअर से लेगा। अब वहां पे जिस प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी ऑफर किया गया है, क्या उस प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीपल ओनरशिप्स हैं, या फिर जिस बोरोअर ने जो है उसको एज ए सिक्योरिटी ऑफर किया है, क्या उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है भी या फिर नहीं है, इसको ऑथेंटिकेट करेंगे हम लोग। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज नो लोन टू बी गिवन फॉर द अनऑथराइज्ड कॉलोनीज अनलेस दे आर रेगुलराइज्ड। तो अगर कोई हम लोगों को एनक्रोच्ड एरियाज देखने के लिए मिल रहे हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज देखने के लिए मिल रही हैं, तो वहां पे किसी भी तरह का जो है वो लोन नहीं दिया जाएगा घर बनाने के लिए। इसके अलावा नो लोन फॉर द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू बी यूज्ड कमर्शियली बाय द एप्लीकेंट। तो अगर एक एप्लीकेंट जो है वो इस इंटेंशन से होम लोन के लिए अप्लाई करता है कि अभी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बोल के लोन ले लूंगा, बाद में इसको कमर्शियली यूज कर लूंगा, तो अगर ऐसी इंटेंशन बैंक को लग रही है तो उस केस में भी जो लोन है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये हम लोगों ने होम लोन्स के बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं रेगुलेटरी गाइडेंस ऑन द हाउसिंग फाइनेंस, जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। तो देखिए, जो बैंक के फाइनेंसेस हैं दोज कैन बी ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन द प्लॉट। एक प्लॉट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करनी है उसके लिए फाइनेंसेस दिए जा सकते हैं, या फिर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग यूनिट पर फैमिली, या फिर रिपेयर करवानी है डैमेज्ड यूनिट की, ठीक है, उसके लिए भी जो फाइनेंसेस ग्रांट किए जा सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस बाइंग और कंस्ट्रक्शन अ सेकंड हाउस इन द सेम और अनदर विलेज या फिर टाउन फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ ऑक्यूपेशन टू अ पर्सन हु ऑलरेडी ओन्स अ हाउस इन द टाउन और विलेज वेयर ही रिसाइड्स। अब एक इंडिविजुअल जो है वो मान लो दिल्ली में रह रहा है, जहां वो रह रहा है वो उसका अपना घर है, वहीं पे वो एक और घर लेना चाह रहा है। सो फाइनेंसेस कैन बी ग्रांटेड टू द इंडिविजुअल, या फिर वो दिल्ली के अलावा मुंबई में घर लेना चाह रहा है। इन दैट सिनेरियो जो फाइनेंसेस हैं वो ग्रांट किए जा सकते हैं बाय द बैंक भी, ठीक है। आफ्टर दैट परचेज ऑफ अ हाउस टू लेट इट आउट ऑन अ रेंटल बेसिस ऑन द काउंट ऑफ हिज पोस्टिंग आउटसाइड द हेडक्वार्टर्स। उसकी हेडक्वार्टर्स से बाहर जो पोस्टिंग हो जाती है या फिर उसको उसके एम्प्लॉयर के द्वारा अकोमोडेशन दे दी जाती है, उस केस में वो एक घर लेना चाहता है जिसको वो रेंट आउट करना चाहता है। इन दैट सिनेरियो फाइनेंसेस कैन बी ग्रांटेड। अलॉन्ग विद दिस जिस घर में एक इंडिविजुअल पहले से रह रहा है उसी घर में जहाँ पे वो एज ए टेनेंट रह रहा है, किराएदार की तरह रह रहा है, उसी घर को वो परचेज करना चाह रहा है, तो उस परचेज करने के लिए भी जो फाइनेंसेस हैं वो ग्रांट किए जा सकते हैं। अब ये होगी इंडिविजुअल्स की बात, बट बैंक फाइनेंसेस कैन ऑल्सो बी ग्रांटेड टू द बॉडीज अदर देन इंडिविजुअल्स फॉर कंस्ट्रक्शन मेंट फॉर इंप्रूविंग द कंडीशंस इन द स्लम एरिया। स्लम एरियाज के अंदर जो लिविंग कंडीशंस है उसको इंप्रूव करना है, उसके लिए जो है वो लोन दिए जा सकते हैं बॉडीज को, for which the credit may be extended directly to the slum dwellers on the guarantee of government or indirectly through the NGO companies भाई। सो गवर्नमेंट या फिर NGO कंपनीज की गारंटी के बेसिस के ऊपर हम लोग जो है वो फाइनेंसेस ग्रांट कर देंगे अगर स्लम एरिया के अंदर भी किसी तरह की लिविंग कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए जो है कंस्ट्रक्शन की जानी है भाई। सो दीज आर दी रेगुलेटरी गाइडलाइंस रिगार्डिंग द हाउसिंग फाइनेंस। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं होम लोन स्कीम के बारे में भी। तो देखिए, होम लोन स्कीम के कुछ फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं जिसके थ्रू होम लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है एक्चुअल में। तो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, हु ऑल आर द एलिजिबल इंडिविजुअल्स फॉर दिस पर्टिकुलर होम लोन स्कीम? सो सैलरीड एम्प्लॉइज, professionals, self-employed persons, NRIs, that is non-resident Indians, person of Indian origins, Hindu undivided family, proprietorship firm, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज फॉर देयर एम्प्लॉइज और क्वार्टर्स। अब इसका क्या मतलब है, जैसे टाटा के द्वारा जब प्लांट लगाया गया था जमशेदपुर के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने अपने जो एम्प्लॉइज थे उनके लिए भी कुछ क्वार्टर्स वगैरह जो बनाए थे, रहने की व्यवस्था की थी, तो उसके लिए भी फाइनेंसेस जो है वो ग्रांट की जाते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर होम लोन स्कीम भाई। अब व्हाट इज द पर्पज? टू परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, फ्लैट और प्लॉट और हाउस होल्ड आर्टिकल, या फिर रेनोवेशन, एक्सटेंशन या फिर रिपेयर करवानी है एग्जिस्टिंग फ्लैट या फिर एग्जिस्टिंग घर की। तो दोनों ही पर्पजेज के लिए, रिपेयर, रेनोवेशन या फिर कंस्ट्रक्शन परचेज के लिए जो है वो फाइनेंसेस ग्रांट किए जाते हैं अंडर दिस होम लोन स्कीम। नेक्स्ट इज क्वांटम ऑफ लोन। सो देखिए, किसी भी तरह की अपर सीलिंग देखने के लिए नहीं मिलती है। अगर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करनी है या फिर परचेज करना है घर या फिर फ्लैट को परचेज करना है, तो किसी भी तरह की हम लोगों को अपर सीलिंग नहीं देखने के लिए मिलती है।
बट जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, चाहे वो रेनोवेशन करवानी है हम लोगों ने, रिपेयर करवानी है, या फिर एक्सटेंशन करवानी है, या फिर हम लोगों ने एक हाउस होल्ड आर्टिकल्स को जो परचेज करना है, तो जो अमाउंट रहेगा दैट विल वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, मतलब इट इज अप टू द बैंक डिस्क्रिप्शन भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबल क्वांटम ऑफ लोन। अब अभी जो हम लोगों ने बात की दैट वाज क्वांटम ऑफ लोन की कितना अमाउंट जो दिया जा सकता है, बट कौन इंडिविजुअल कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल है वो हो जाएगा एलिजिबल क्वांटम ऑफ लोन। तो ये भी जो है बैंक टू बैंक वेरी करेगा। अब इसको कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बोरोअर्स इनकम, जो बोरोअर की इनकम है, क्योंकि जितनी उसकी इनकम होगी उसी अकॉर्डिंग जो है वो रीपे कर पाएगा उस अमाउंट को, या फिर उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी को असेस करके। तो कैसे असेस करेंगे रीपेमेंट कैपेसिटी को? फॉर्म 16 के थ्रू, इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू, या फिर कैश अक्रूवल्स, मतलब जो कैश उसको आने वाला है अभी। अब इंडिविजुअल के केस में हम लोग जनरली देखते हैं कि जो नेट टेक होम सैलरी है एक इंडिविजुअल की आफ्टर ऑल द डिडक्शंस इंक्लूडिंग द ईएमआई ऑफ द प्रपोज्ड लोन, मतलब जिस होम लोन के लिए वो अप्लाई कर रहा है उस होम लोन की ईएमआईज देने के बाद और अदर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के बाद उसकी जो मिनिमम नेट टेक होम सैलरी है दैट शुड नॉट बी जनरली लेस देन 40% ऑफ द ग्रॉस इनकम ऑफ द एप्लीकेंट भी। तो एक इंडिविजुअल की जो ग्रॉस इनकम है उसकी 40% से कम नहीं होनी चाहिए, क्या? नेट टेक होम सैलरी आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस इंक्लूडिंग द ईएमआई ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रपोज्ड होम लोन भी। और अगर कोई हाई इनकम एप्लीकेंट है तो उस केस में ये जो मिनिमम नेट टेक होम सैलरी है इट कैन बी अप टू 15% ऑफ देयर ग्रॉस इनकम गाइस, ठीक है। सो ये हम लोगों ने बात की कि किस तरह से जो है वो एलिजिबल क्वांटम ऑफ लोन को डिसाइड किया जाता है अभी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मार्जिन के बारे में। अब देखिए मार्जिन क्या होता है? मार्जिन मींस जो हम लोग डाउन पेमेंट, बहुत ही कॉमन टर्म यूज करते हैं डाउन पेमेंट, उसी को क्या बोलते हैं? मार्जिन बोल देते हैं। तो अगर 30 लाख तक का लोन लिया जा रहा है तो 10% की जो है वो डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। 30 लाख से अगर 75 लाख के बीच में लोन अमाउंट है तो 20% की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर ये लोन अमाउंट 75 लाख से एक्सीड कर जाता है तो उस केस में जो है वो 25% की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी भी। आफ्टर दैट अब ये जो मार्जिन, ये जो डाउन पेमेंट है इट इज सब्जेक्ट टू आरबीआई स्टिपुलेटेड एलटीवी। एलटीवी क्या होता है? लोन टू वैल्यू। सिंपल सी बात है कि कितना अमाउंट जो है वो एक लोन का बैंक के द्वारा दिया जाएगा उसको बोल देंगे लोन टू वैल्यू। तो अगर 30 लाख रुपए तक का लोन है तो मैक्सिमम 90% कैन बी द लोन टू वैल्यू, मतलब 30 लाख का 90% मैक्सिमम जो है वो दिया जा सकता है बैंक के द्वारा। अगर लोन अमाउंट 30 लाख से 75 लाख के बीच में है तो उस केस में मैक्सिमम 80% विल बी द लोन टू वैल्यू, मतलब मैक्सिमम 80% जो बैंक के द्वारा दिया जा सकता है, और रिमेनिंग 20% कौन देगा? डाउन पेमेंट करेगा कस्टमर। अगर ये लोन अमाउंट 75 लाख से ज़्यादा का है तो मैक्सिमम 75% कैन बी गिवन बाय द बैंक एंड रिमेनिंग 25% विल बी द मार्जिन या फिर डाउन पेमेंट भी। अब हम लोगों को स्टैंप ड्यूटी भी देखने के लिए मिलती है। ऑर्डिनरली जो बैंक्स हैं वो स्टैंप ड्यूटी नहीं एड ऑन करते हैं, बट अगर घर की वैल्यू ही 10 लाख से कम है तो उस केस में फिर स्टैंप ड्यूटी कैन बी एडिड भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंटरेस्ट के बारे में। तो देखिए फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज लिंक्ड टू बैंक्स बेस या फिर रेपो रेट पर एनम एट अ मंथली रीसेट। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट जैसे रेपो रेट के साथ में जो लिंक्ड रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो रेट में जैसे ही कोई चेंज आएगा उसी अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर भी हम लोगों को चेंज देखने के लिए मिलता है। अब आरबीआई ने जो है डिस्क्रिप्शन अलाउ कर रखी है यहाँ पे बैंक्स को, तो इसीलिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वेरी करता है फ्रॉम बैंक टू बैंक भी। प्रोसेसिंग चार्जेस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि लोन को जो प्रोसेस करवाया जाता है कुछ ना कुछ चार्जेस बैंक्स लेते हैं, तो वो भी बैंक के मतलब बैंक्स के द्वारा जो है वो वेरी देखने के लिए मिलते हैं हम लोगों को। अलग अलग बैंक के अलग अलग प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, और इवन कुछ बैंक्स जो है वो चार्ज भी नहीं करते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस को। आफ्टर दैट सिक्योरिटी के तौर पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मॉर्टगेज या फिर इक्विटेबल मॉर्टगेज कैन बी गिवन बाय द कस्टमर। मॉर्टगेज और जो इक्विटेबल मॉर्टगेज, इसका मतलब क्या है कि भाई जिस प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी को ही जब एज अ सिक्योरिटी ऑफर कर दिया जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? मॉर्टगेज बोल देंगे गाइस, ठीक है। और इक्विटेबल मॉर्टगेज क्या होती है? जहां पे हम लोग जो सेपरेट डीड प्रिपेयर नहीं करते, एक्चुअल में जो घर है उसकी जो कागज है, उसकी जो टाइटल है उसी को हम लोग जो है एज अ सिक्योरिटी ऑफर कर देते हैं, उसको बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्टगेज। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज डिसबर्समेंट। अब देखिए जो लोन अमाउंट है उसको कैसे डिसबर्स किया जाएगा? 3 तरह से, अपफ्रंट स्टेजेस के अंदर या फिर नॉट अपफ्रंट डिसबर्समेंट। अपफ्रंट डिसबर्समेंट कब होगी? जब रेडी है कोई फ्लैट या फिर घर और उसको खरीदना है, उस केस में सारा पैसा जो दे दिया जाएगा। अगर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो हम लोगों को स्टेजेस में जो डिसबर्समेंट देखने के लिए मिलती है। और अगर इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन है या फिर कंस्ट्रक्शन की जा रही है अंडर द ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, मतलब बिल्कुल नए सिरे से जो कंस्ट्रक्शन की जा रही है, वहां पे हम लोगों को जो है किसी भी तरह की अपफ्रंट पेमेंट देखने के लिए नहीं मिलती है, डिसबर्समेंट नहीं देखने के लिए मिलती है। आफ्टर दैट रीपेमेंट की अगर बात की जाए तो देखिए होम लोन स्कीम के अंदर जो रीपेमेंट है उसको हाईली फ्लेक्सिबल रखा गया है। मैक्सिमम 30 ईयर्स का जो रीपेमेंट पीरियड है वो रखा गया है, इंक्लूडिंग द मॉरेटोरियम पीरियड। अब ये मॉरेटोरियम पीरियड क्या होता है? अभी मॉरेटोरियम पीरियड इज द रिलैक्सेशन पीरियड, जिसके अंदर बोरर को जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम पेइंग द फंड्स। वो फंड्स जो दोज फंड्स कैन बी रिलेटेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट,
कैन बी रिलेटेड टू द इंटरेस्ट अमाउंट और बोथ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लोन। तो मैक्सिमम जो मॉरेटोरियम पीरियड देखने के लिए मिलता है दैट इज 18 मंथ्स इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन, और अगर परचेज किया जा रहा है, बने बनाए घर को परचेज किया जा रहा है, तो वहां पे 3 मंथ्स का जो मॉरेटोरियम पीरियड है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब अगर कोई इंडिविजुअल सैलरीड इंडिविजुअल है तो उस केस में हम लोग चाहते हैं कि जो रीपेमेंट है वो रिटायरमेंट से पहले हो जाए, और अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है तो 65 ईयर से पहले जो है वो रीपेमेंट को हम लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि 65 ईयर से पहले जो कस्टमर रीपेमेंट कर दे। नेक्स्ट इज व्हाट आर सम अदर फीचर्स। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाता है ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब अगर 100 रुपीज़ हमारा जो है वो लोन अमाउंट है, जिसके अंदर हम लोगों को 100 रुपीज़ जो अगर प्रिंसिपल कंपोनेंट देखने के लिए मिल रहा है, इसके ऊपर 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। अब पहली बार अगर हम लोगों ने 10 रुपये जो था वो प्रिंसिपल अमाउंट के दे दिए तो 90 रुपये प्रिंसिपल के रह गए। अब जो नेक्स्ट टाइम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो इस 90 रुपये के ऊपर लगेगा, ना कि इस 100 रुपीज़ के ऊपर। मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट को चार्ज किया जाता है। नो प्रीपेमेंट चार्जेस फॉर द फ्लोटिंग रेट लोन्स, किसी भी तरह के प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। अब रीपेमेंट जो है अप टू 70 ईयर्स कैन बी कंसिडर्ड इन सम ऑफ द केसेस। वैसे तो ये 65 ईयर्स है, बट कई केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में 70 ईयर्स तक इसको कंसिडर किया जा सकता है। फ्लेक्सिबल ईएमआई का ऑप्शन यहाँ पे कस्टमर्स को दिया जाता है टू रीपे द अमाउंट। कंबाइन इनकम ऑफ द क्लोज रिलेटिव्स फॉर द हायर लोन एलिजिबिलिटी कैन बी कंसिडर्ड। अब मान लो कोई एक इंडिविजुअल, उसके बहुत ही कोई क्लोज रिलेटिव है जिनके पास एक अच्छा खासा सरप्लस वेल्थ पड़ा हुआ है, तो उनकी वेल्थ को भी कंसिडर किया जाता है, क्लोज रिलेटिव की वेल्थ को भी कंसिडर किया जाता है फॉर द हायर अमाउंट ऑफ लोन भी। ठीक है। नेक्स्ट इज टैक्स डिडक्शन ऑन द इंटरेस्ट एंड रीपेड इंस्टॉलमेंट। तो जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी या फिर प्रिंसिपल अमाउंट की जो है वो पेमेंट की जाएगी, उसके अगेंस्ट जो है वो टैक्स डिडक्शन जो है अलाउ की जाएंगी इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। सो ये हम लोगों ने कुछ और फीचर्स के बारे में बात कर ली। सो ये हम लोगों ने होम लोन के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लिया, रेगुलेटरी गाइडलाइंस के बारे में बात कर लिया और होम लोन स्कीम के बारे में समझ लिया। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अनदर केस स्टडी। मिस्टर राजेश हैज एन एनुअल हाउस होल्ड इनकम ऑफ ₹9 lakh एंड वांट टू परचेज अ हाउस अंडर PM आवास योजना, that is Pradhan Mantri Awas Yojana. The proposed house has a carpet area of 110 square meters. He planned to take a housing loan of ₹11 lakh for a tenure of 20 years. He is applying along with his spouse and the family include husband, wife and an unmarried daughter. The family does not own any pakka house in the name of any family member. The bank informs him that under Pradhan Mantri Awas Yojana, subsidy is available only up to a specified loan limit, and if the borrower takes the higher loan amount, the extra amount will not be subsidized. So this is a case study regarding प्रधानमंत्री आवास योजना। अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना से ही हम लोगों ने जो था वो PYQ देखा था स्टार्टिंग के अंदर। After that, now based on this case study, as per the given case and Pradhan Mantri Awas Yojana norms, which of the following is the most appropriate conclusion? Mr. Rajesh falls under MIG 2 and it is eligible for 3% subsidy up to 12 lakh loan. Mr. Rajesh falls under lower income group, that is LIG, and is eligible for 6.5% subsidy up to ₹6 lakh loan. Mr. Rajesh falls under EWS, that is economically weaker section, and is eligible for 6.5% subsidy up to a 6 lakh rupees loan. Mr. Rajesh falls under MIG 1 category and is eligible for 4% subsidy up to 9 lakh rupees loan, and the remaining loan amount will not be subsidized. So what should be the right answer here? The right answer here will be option number D, that is जो मिस्टर राजेश हैं वो मिडिल इनकम ग्रुप 1 कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं एंड ही इज एलिजिबल फॉर अ 4% सब्सिडी अप टू 9 लाख लोन अमाउंट एंड द रिमेनिंग लोन अमाउंट विल नॉट बी सब्सिडाइज्ड भी। अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो बेनिफिशियरीज रहते हैं उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम भाई, जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप 1 एंड मिडिल इनकम ग्रुप 2 भाई। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर इनकम उनको जो है सेग्रीगेट कर दिया जाता है इनटू सेपरेट कैटेगरीज। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। अब यहाँ पे देखिए मिस्टर राजेश जो हैं उनकी जो एनुअल हाउस होल्ड इनकम है वो कितनी है, 9 लाख रुपीज बताई जा रही है और वो घर खरीदना चाह रहे हैं अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसी अकॉर्डिंग हम लोगों को ये समझ आ रहा है, क्योंकि ये जिस अकॉर्डिंग इनकी इनकम होगी उसी अकॉर्डिंग जो है वो ये उस पर्टिकुलर बेनिफिशियरी की कैटेगरी में लाई करेंगे भी। अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा कि वाई ऑप्शन डी इज द राइट वन हियर। सो हम लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसको लॉन्च किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है वो अर्बन हाउसिंग की शॉर्टेज को नोटिस किया जाता है और ये बोलते हैं कि लगभग 2 करोड़ हाउसिंग शॉर्टेज हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है बाय 2022। तो इसलिए मिशन लेकर के आते हैं हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 मिशन। और जब 2022 के अंदर ही हम लोगों को 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस भी हो रहे थे, तो इस मिशन को जो है वो सक्सेसफुल करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को जो लॉन्च किया जाता है ऑन 25
5 जनवरी 2015। इसका एम क्या था? टू प्रोवाइड हाउसिंग टू ऑल बाय 2022 और बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2024 तक। अब नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि इनकम के बेसिस के ऊपर जो बेनिफिशियरीज हैं उनको सेग्रीगेट किया जाता है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के द्वारा मैक्सिमम 30 स्क्वायर मीटर के कारपेट एरिया में जो घर बनाया जा सकता है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। अब यहाँ पे जब भी लोन लिया जाएगा तो फीमेल हेड नीड टू बी द को ओनर ऑफ द पर्टिकुलर हाउस भी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली प्रधानमंत्री आवास योजना के कब लॉन्च किया गया और क्या कुछ इसके हम लोगों को बेसिक फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसके अंदर हम लोगों को दो कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, अर्बन एज वेल एज ग्रामीण भी। तो ग्रामीण कंपोनेंट को हम लोग जो है रूरल कंपोनेंट भी बोल देते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरह से ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये एक्चुअल में ऑपरेट करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी देखने के लिए मिलती है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम देखने के लिए मिलती है बाय द प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो है वो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम्स के थ्रू सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। अब प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस कौन होंगे? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, रीजनल रूरल बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एनबीएफसी एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। सो these can act as a primary lending institution. अब now these primary lending institutions will have a tie up with central nodal agency. अब who can act as a central nodal agency? So housing and urban development corporation and national housing bank. अब ये जो central nodal agencies हैं ये एक्चुअल में इंटरेस्ट सब्सिडी को चैनलाइज करेंगी टुवर्ड्स द प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। अब जो इंटरेस्ट की सब्सिडी है दैट इज बेस्ड ऑन द लोन डिसबर्स्ड बाय द प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, क्योंकि अल्टीमेटली लोन कौन डिसबर्स कर रहा होगा? प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ही लोन को डिसबर्स करेंगे। अब जो सेंट्रल नोडल एजेंसी है इनके द्वारा इंटरेस्ट की सब्सिडी को रिलीज किया जाएगा टुवर्ड्स द प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट की सब्सिडी है इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? इट विल बी बेस्ड ऑन 9% डिस्काउंट रेट अलॉन्ग विद दिस 20 years tenure or the actual tenure of the loan, whichever will be the lesser one that will be considered. Ultimately जो प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंटरेस्ट सब्सिडी को जो है वो क्रेडिट कर देंगे टुवर्ड्स द बोरोअर्स अकाउंट में। सो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो ऑपरेट करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है। अभी अब हम लोग बात कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया जहां से क्वेश्चन भी फ्रेम किया गया था कि भाई इनकम के बेसिस के ऊपर किस तरह से जो कस्टमर्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है इनटू वेरियस बेनिफिशियरीज। तो देखिए ऐसे इंडिविजुअल जिनकी इनकम हम लोगों को 3 लाख रुपए तक देखने के लिए मिलती है उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का पार्ट माना जाएगा। इंडिविजुअल जिनकी इनकम 3 से 6 लाख के बीच में है लोअर इनकम ग्रुप कैटेगरी का पार्ट माना जाएगा। इंडिविजुअल जिनकी इनकम 6 से 12 लाख के बीच में है उनको हम लोग मिडिल इनकम ग्रुप 1 का पार्ट मान लेंगे। इंडिविजुअल जिनकी इनकम 12 से 18 लाख के बीच में उनको हम लोग मिडिल इनकम ग्रुप 2 का पार्ट मान लेंगे। अब जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था वहां पे मिस्टर राजेश जिनकी हम लोगों को एनुअल इनकम जो थी वो 9 लाख रुपए देखने के लिए मिल रही थी, इसीलिए हम लोगों ने देखा कि MIG 1 कैटेगरी का वो पार्ट बन रहे थे। अब अगर इंटरेस्ट सब्सिडी की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस और जो LIG कैटेगरी है दैट इज लोअर इनकम ग्रुप कैटेगरी उनको 6.5% की जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो दी जाएगी। MIG 1 कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स के लिए 4% की जो है वो सब्सिडी दी जाती है और जो MIG 2 कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स है उनको 3% की जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो ऑफर की जाएगी। इसके अलावा अगर मैक्सिमम टेन्योर की बात की जाए तो सभी जो बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए मैक्सिमम जो टेन्योर है वो रखा गया है 20 ईयर्स पे। मैक्सिमम लोन अमाउंट जो अब वेरी कर रहा है यहाँ पे लोअर इनकम ग्रुप और जो EWS है उसके लिए लोन अमाउंट विल बी मैक्सिमम लोन अमाउंट जो दिया जा सकता है दैट इज 6 लाख रुपीज। लोअर इनकम ग्रुप के मिडिल इनकम ग्रुप के लिए 9 लाख इज द मैक्सिमम अमाउंट एंड मिडिल इनकम ग्रुप 2 के लिए जो है मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना रहेगा? 12 लाख रुपीज विल बी द मैक्सिमम लोन अमाउंट। मैक्सिमम कारपेट एरिया की अगर बात की जाए तो देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के द्वारा मैक्सिमम 30 स्क्वायर मीटर के कारपेट एरिया में घर बनाया जा सकता है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। लोअर इनकम ग्रुप के जो बेनिफिशियरीज हैं उनके द्वारा 60 स्क्वायर मीटर के मैक्सिमम कारपेट एरिया में घर बनाया जा सकता है। मिडिल इनकम ग्रुप 1 बेनिफिशियरीज जो रहते हैं उनके द्वारा 120 स्क्वायर मीटर के मैक्सिमम कारपेट एरिया में घर बनाया जा सकता है और मिडिल इनकम ग्रुप 2 कैटेगरी के कस्टमर्स के द्वारा मैक्सिमम 150 स्क्वायर मीटर के एरिया के अंदर घर बनाया जा सकता है। अभी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल हो जाता है। यहां से आप लोगों को लगभग हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा ऑन वेरियस पैरामीटर्स, कई बार इनकम क्राइटेरिया के ऊपर, कई बार लोन टेन्योर के ऊपर, कई बार मैक्सिमम कारपेट एरिया के ऊपर, तो ध्यान रखना है आप लोगों ने। अब ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे लिखा है EWS कैटेगरी को 6 लाख का मैक्सिमम लोन दिया जाता है तो 6 लाख से ज्यादा का लोन नहीं दिया जा सकता, ऐसा नहीं है। 6 लाख से ज्यादा का लोन भी दिया जा सकता है बट जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसको फिर सब्सिडाइज नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर सब्सिडी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जो बेनिफिशियरी है उसकी फैमिली में कौन कौन रहेगा? हस्बैंड, वाइफ, अनमैरिड सन और डॉटर्स। और जो भी बेनिफिशियरी की फैमिली है उनके द्वारा किसी भी तरह का
पक्का घर उनके नाम पे नहीं होना चाहिए, तभी जो है लोन दिया जा सकेगा अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना भी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन गाइज। आज हम लोगों ने होम लोन्स के बारे में बात कर ली और होम लोन स्कीम को समझा, प्रधानमंत्री आवास योजना को डिस्कस कर लिया। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया होम लोन्स के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जाम, तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाना है और यहाँ पे जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को जो है वो अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में, जिसके अंदर आप लोगों को जो है वो जीआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन की रहती हैं। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। आप लोगों को रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिस कर पाए सही तरीके से, इसके लिए सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर योर जीआईबी प्रिपरेशन। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भी इंडिविजुअल कंपोनेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है, तो यहीं पे आप लोगों को IND-IFS, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट को भी कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर पाएंगे भी। अब इसके अलावा अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन तो हो चुकी है, तो आप लोग जो है वो टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन एनरोल इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर द जीआईबी एग्जामिनेशन भी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो इन सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।